वेलकम टू इनकेआर जीकेजीएस फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए सीडीपी और सीडीपी में आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों का समझना हमारा जो है ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक अभिकथन है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है और कारण है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा कि अभिकथन ए सत्य है, क्योंकि शिक्षक को अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए माता पिता के साथ संवाद करना चाहिए। हालांकि कारण गलत है, क्योंकि समुदायों को यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि बच्चे क्या सीखें, बल्कि शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थाओं को यह निर्देश देना चाहिए कि बच्चे क्या सीखें। अभिकथन नेक्स्ट है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग संबंध और बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। कारण यह है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो कारण यह है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। यह सही है, क्योंकि बचपन को ही एक ही श्रेणी में देखने पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारक नजरअंदाज हो जाते हैं। कारण यह है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। यह भी सही है, क्योंकि बचपन का अनुभव और उनकी परिभाषा समाज और संस्कृति पर निर्भर करती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है 223 नंबर क्वेश्चन है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो है वो दिनचर्या या चरणों को सख्ती से पालन करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण यह है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो अभिकथन जो है ए होगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। सही है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपनी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि भी अलग अलग होती है, इसीलिए उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य की भावना से बातचीत करना चाहिए। गलत है, क्योंकि ऐसे विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनकी बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे वे सहज रूप से सीख सकें। अतः अभिकथन जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो सुविचारित जो है वो सही रूप से वर्णन करता है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित करता है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का उपयोग कक्षा के सांस्कृतिक अंतर को प्रोत्साहित तथा समर्थन करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है, जिससे छात्रों के बीच समानता की भावना विकसित की जा सके।
नेक्स्ट है अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। तो अध्यापक को कक्षा में एक गुण और साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। तो ये जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो इन्हें जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी इन्हें सीखा जाता है। अगला है भाई बहन के रिश्ते। भाई बहन के रिश्ते तो भाई बहन के रिश्ते जो है वो माता पिता के साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। भाई के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तथा सकारात्मक, नकारात्मक और कभी-कभी द्विपक्षीय गुणवत्ता की मजबूत आबंधित भावनाओं से परिभाषित होते हैं। भाई बहन के रिश्ते अक्सर बहुत ही घनिष्ठता होती है, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बड़ी मात्रा में समय बिताते हैं, जिससे वे एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। इस प्रकार उनकी पारस्परिक दृष्टिकोण अत्यंत सुदृढ़ होते हैं। अगला है अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को जो है कक्षा की विविधता से तात्पर्य है छात्रों में सामूहिक भिन्नता से। ये भिन्नताएं जो एक दूसरे को पृथक करती हैं, यह भिन्नताएं सांस्कृतिक, भाषा, लिंग, धर्म, शारीरिक संरचना, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर पारिवारिक संरचना, योग्यताएं, मूल्यों एवं मान्यताओं से संबंधित हो सकती है। इसमें शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता है। छात्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और बच्चों को शिक्षा के अलावा सह शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना चाहिए। एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न शिक्षा शैलियों को समायोजित करके, विभिन्न शिक्षा शैलियों को संसाधनों का उपयोग करके सीखने में विविधता लाना चाहिए। अगला अभिकथन दिया है कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में का बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क है कि मीडिया समाजीकरण का एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो ये दोनों बातें जो है वो सत्य है और AR की सही व्याख्या करता है। अभिकथन दिया है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। ये गलत है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो बचपन जो है वो सार्वभौमिक तो होता है लेकिन आयामी होता है, ये बात गलत है। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा कि A और R दोनों गलत है। नेक्स्ट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन एवं सदस्य और व्यवहार, इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मूल्यांकन की प्रवृत्ति। मूल्यांकन की प्रवृत्ति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रवृत्ति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होना चाहिए? तो प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना में एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। सही उत्तर का हमें चयन करना है और सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि A और R दोनों सही है, लेकिन A R की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट 235 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है।
तो एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूबिक एवं रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो है एक आकलन का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। तो नैदानिक उद्देश्य का वर्णन जो है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, वहां नैदानिक आकलन का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित युग्म है। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन जो है वो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। यहाँ पर मूल्यांकन को थोड़ा देख लेते हैं। दिया है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है और रचनात्मक मूल्यांकन यह शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की निगरानी करता है। योगात्मक मूल्यांकन जो है यह शिक्षण अवधि के अंत में दिए जाते हैं और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन यह एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह से के साथ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला है, स्कूलों को उसके ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो ए और आर जो है दोनों कथन हमारा गलत है। ए और आर दोनों कथन गलत है क्योंकि स्कूलों को उसके ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, गलत है क्योंकि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा ताकि इसे वे सीमित प्रदर्शन ही कर पाएंगे। और कारण यह दिया है कि सीखना पक्के तौर पर अनुकूल और पदानुक्रमित है, गलत है क्योंकि सीखना व्यक्ति की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। सीखने के अनुभव द्वारा ही उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इसके लिए पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सीखना अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, अतः दोनों कथन गलत है। अगला देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए बी डी सही हो जाएगा क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों को प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और डी हमारा सही हो जाएगा कि वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अतः ए बी और डी हमारा तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का उद्देश्य जो है वो होना चाहिए कि सीखने में वृद्धि हो। क्या हो, सीखने में वृद्धि हो। नेक्स्ट देखते हैं कि साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण में जो है वो साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्यों को हल करने पर केंद्रित किया जाता है। निम्न में सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो प्रभावी तरीका जो है वो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। तो निम्नलिखित में से सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लक्षण ऑप्शन नंबर सी है 2-3 कि यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है और यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। तो आकलन जो है वो व्यापक होना चाहिए। अगला है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो अधिगम के आकलन करने में 2 और 3 जो है वो शामिल है कि विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना चाहिए और बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का
पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन जो है वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन। आकलन ये सीखने और प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन जो है क्या होता है कि सीखने और प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में मदद मिलने वाली होनी चाहिए। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, तनाव को कम या समाप्त करने के लिए करना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे जो है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग न करें। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग न करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग न करें। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन यह सत्र या इकाई या अवधि के अंत में आकलन करता है तथा यह रिपोर्ट भी प्रदान करता है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। यह कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, जबकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए तथा इसका प्रयोग एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों में अधिगम के प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। ये सभी कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो मूल्यांकन की योजना बनाते समय मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ, ये जो है ध्यान में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन। तो आकलन क्या है। तो आकलन जो है, आकलन शिक्षण की योजना और संगठन और आकलन में शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं। मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षण अधिगम एकीकृत में शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आकलन या मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करते हैं। केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत मूल्यांकन के दृष्टिकोण में बदल दिया गया है, जो शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण का समर्थन करता है। आकलन को बच्चों के सीखने की तैयारी से लेकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अगला है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो ये स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, ये जो है ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, यह एक ऐसा प्रश्न है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक कौशल का अर्थ है किसी समस्या को पहचान कर उसका विश्लेषण करके और तार्किक समाधान निकाल करके सुलझाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन किन कारकों का योगदान था, ये जो है एक विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है।
अगला है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो छात्रों में कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है कब? जब। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या कर सकता है की बजाय वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है के बजाय क्या कर सकता है, या फिर यह वर्ष के अंत में परीक्षा और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है और यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी है। सार्थक गतिविधियां छात्रों को सक्रिय, रचनात्मक, प्रामाणिक और सहकारी तरीकों से संलग्न करती है तथा ज्ञान और समझ विकसित करने में छात्रों को सक्षम बनाती हैं। अगला है अभिकथन दिया है, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। का तर्क है कि विभिन्न छात्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए एक मूल्यांकन तरीका काफी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफी नहीं है। मूल्यांकन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। इसमें से प्रत्येक उद्देश्य के लिए शिक्षकों के लिए एक अलग भूमिका, अलग योजना बनाने और विभिन्न गुणवत्ता के मुद्दों को उठाने की आवश्यकता होती है। अतः ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? तो कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षा कक्ष, अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। अगला है आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? तो ये मानकीकृत परीक्षण जो है ये उपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षक को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो लचीला और रचनात्मक। नेक्स्ट है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन शैक्षिक नियोजन के लिए विश्वसनीय निर्णय लेने और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशालीता को निर्धारित करने पर केंद्रित है। अतः किसी बच्चे का मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। और तर्क यह है कि बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की जरूरतों को समायोजन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और आर सही व्याख्या करता है। अगला है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? तो ये जो है बोरियत अनुभव करने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और पाठ्य प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क ये है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो
ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी कि सभी छात्रों का वातावरण जो है वो अलग होता है और वे विभिन्न भिन्न जो है वातावरण और संस्कृतियों में विकसित होते हैं। इस प्रकार उनकी समझ भी भिन्न होती है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यह कथन गलत है क्योंकि एक कक्षा में अधिगमकर्ता अलग-अलग गति से अधिगम करते हैं और एक शिक्षक के रूप में अपने आमने-सामने कक्षा में सभी भिन्न अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है। लेकिन कक्षा में इस अवधारणा को समझ में विविध अधिगम की आवश्यकता होती है, समायोजित करने में मदद करेगी। अतः इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और उसकी भिन्न अधिगम की शैली और अधिगम की गति होती है। ये दोनों गलत है। अगला देखते हैं, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर जो है वो है कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन अपने लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत के लक्ष्य छात्रों का ध्यान सीखने, अंतर्वैयक्तिक मानकों के आधार पर उपलब्धि पर केंद्रित करते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य प्रदर्शन के मानक या तुलनात्मक मानकों के आधार पर उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है टॉपिक 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ से समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले मानकों को समझना। तो इसे पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।